ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तालिबान को लेकर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा है कि जहां तक भारत का सवाल है हमें इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ अभी राजनयिक संबंध नहीं तोड़े हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान अभी बुद्धिमानी से काम लेगा। तालिबान को लेकर नटवर सिंह का तालिबान को लेकर अभी इंतजार करना चाहिए। चीन और पाक को लेकर सतर्क रहना चाहिए। उनका राजनीतिक जो संबंध है अभी तक तोड़े नहीं है और देखना चाहिए, वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी चाहिए कि आखिर सत्ता परिवर्तन वहां कैसे होता है, वहां सत्ता में कौन काबिज होता है। क्या अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ही मेन लीड रोल में होते हैं अफगानिस्तान को चलाने में? इन सब चीजों पर खुलकर बोले हैं पूर्व राजनयिक और विदेश मंत्री नटवर सिंह। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर विश्व की नजर है। भारत इसको कैसे देखता है, बातचीत करने के लिए पूर्व राजनयिक और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह साहब हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, भारत की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सर? नहीं, एक तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यहाँ कोई सरकार तो बने। मैंने ना तो प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना फॉरेन मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही है, सब खामोश हैं। तो ये कब तक चलेगा भाई? जब तक सरकार नहीं बनेगी कोई मुल्क को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ना कोई अपनी एम्बेसी भेजेगा। इस वक्त से कोई एम्बेसी नहीं वहाँ चल रही है। ना रूस ने इनसे कहता है हम आपका रवैया देखेंगे कि क्या चलता है। ये ज़रूर है कि ये तालिबान नंबर 2 हैं, ये इतने खौफनाक नहीं जितने तालिबान नंबर 1 थे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कोई गलत बात नहीं कही। ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि यहाँ सरकार बने और यहाँ चैन और अमन हो, हम तो औरतों को तंग नहीं करेंगे, स्कूल चलने देंगे, फैक्ट्री चलने देंगे, बाकी कारोबार चलने देंगे। तो ये इनकरेजिंग बात है। पहली प्राथमिकता ये है कि जल्दी से जल्द सरकार बनाएंगे सर। जो कोई ज्ञान नहीं है सरकार कैसे सर, लेकिन जो राष्ट्रपति थे गनी साहब वो देश छोड़ के भाग गए। यूएई ने कल स्टेटमेंट जारी किया कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने उनकी फैमिली को रखा है। अब हम देख रहे हैं जो वीडियो फुटेज हमको मिल रहे हैं, जो हम नजर बनाए, उसमें सर दिख रहा है कि करजई साहब, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला साहब, ये सब तालिबान लीडर से बात कर रहे हैं। करजई साहब कई बार भारत आए, भारत से अच्छे रिश्ते रहे। तो क्या एक पॉजिटिव साइन इसको लिया जाए भारत के लिए कि अब्दुल्ला और करजई 2 से तालिबानी बात कर रहे हैं? ये भारत के लिए नहीं, ये अफगानिस्तान के लिए, ये तालिबान के लिए। तालिबान ने ही उनको बुलाया होगा बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप तो नहीं कहा था, उनको पता नहीं मना कर दें शायद। तो ये डेवलपमेंट अच्छा है। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश सरकार स्वागत और सम्मान कर रही है। सीधे ले चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ कहें। मित्रों, उत्तर प्रदेश कुंभ की धरती है। प्रयागराज कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की पवित्र स्थली है और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रयागराज कुंभ की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेल महाकुंभ में अपनी खेल प्रतिभाओं का सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, सभी माननीय सांसद गण, माननीय विधायक गण, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ और अध्यक्ष हॉकी संघ श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी, अध्यक्ष कुश्ती संघ माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, और आज की इस खेल महाकुंभ में
जिन खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करके उत्तर प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, ऐसे एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, श्री नीरज चोपड़ा, भारोत्तोलन में रजत पदक प्राप्त करने वाले श्री रवि कुमार दहिया, बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त सुश्री पीवी सिंधु, बॉक्सिंग में सुश्री लवलीना, कुश्ती में श्री बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी कप्तान श्री मनप्रीत सिंह, महिला हॉकी टीम के कप्तान सुश्री रानी रामपाल और कुश्ती में जिन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया श्री दीपक पूनिया। और आज के इस कार्यक्रम में पुरुष और हॉकी टीम के पुरुष और महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यगण, उनके कोचेज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित खेल प्रतिभाएं और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के इन पदक विजेता प्रतिभागी खिलाड़ियों को हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन सभी प्रतिभाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कोरोना महामारी के बीच में देश के लिए किया है और यह प्रदर्शन इस बात को प्रदर्शित करता है कि वास्तव में एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। जब वह देश के लिए खेलता है तो उसके सामने देश के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता है और इसीलिए वह कुछ अच्छा कर पाता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से आज हम सबको एक कार्यक्रम यहां पर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने देश के हर नागरिक से कहा कि जीवन के किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए और उसको हर प्रकार से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस कोरोना महामारी के दौरान हमारी खेल प्रतिभाओं ने जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया और देश के अब तक के ओलंपिक इतिहास में भारत को सर्वाधिक मेडल उपलब्ध कराने में जो योगदान दिया, आज उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, विधानमंडल दल से हमारे सदस्यगण, माननीय सांसदगण और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 75 खिलाड़ी, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के सदस्यगण आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने, उनका स्वागत करने, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी का यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत ने इस अवसर पर, हमारी टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों में प्रतिभाग करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य यानी कुल 7 पदक अब तक प्राप्त किए हैं और उत्तर प्रदेश से भी 10 खिलाड़ियों ने अब तक के भारत के सबसे बड़े ओलंपिक दल के साथ प्रतिभाग किया, जिसमें वाराणसी से श्री ललित कुमार उपाध्याय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं और कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के इन्होंने सदस्य के रूप में कार्य किया है। सुश्री वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है, जिसने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपने हैट्रिक के माध्यम से महिला स्फूर्ति का और देश के श्रेष्ठ प्रदर्शन का एक परिचय भी इस अवसर पर दिया है। मैं इस अवसर पर इन सभी अपने खिलाड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी ओलंपिक में पदक प्राप्त करते हैं, स्वर्ण पदक पर उन्हें 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और एकल टीम में एकल सदस्य के रूप में 2 करोड़ रुपए की राशि कांस्य पदक पर दिया जाता है और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप
राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को उपलब्ध कराती है, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला है। हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए हम लोगों ने अपनी इस नैतिक जवाबदेही का परिचय देते हुए यह तय किया कि हम लोग स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले देश के किसी भी खिलाड़ी को हम लोग सम्मान स्वरूप 2 करोड़ रुपए, रजत पदक प्राप्त विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे। और आज ये राशि यहाँ पर इन सभी खिलाड़ियों को प्रदान की गई। इसके तहत स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में इन्हें 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया को कुश्ती में 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता सुश्री मीराबाई चानो वेट लिफ्टिंग को 1.5 करोड़ पुरस्कार राशि आज यहाँ पर प्रदान की गई। कांस्य पदक विजेता सुश्री लवलीना पारगोहेन को बॉक्सिंग में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता सुश्री पीवी सिंधु को बैडमिंटन में 1 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता श्री बजरंग पूनिया को कुश्ती में 1 करोड़ रुपए की इस सम्मान राशि यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। सुश्री मीराबाई चानू के प्रशिक्षक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी श्री विजय शर्मा को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि सम्मान स्वरूप इस अवसर पर प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि वे उनको एक प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। मित्रों, 41 वर्षों के बाद भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने ओलंपिक्स में पदक प्राप्त किया है। कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम के हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सहायक स्टाफ को पुरस्कृत करने का भी निर्णय सरकार ने लिया और इसके तहत हॉकी टीम के 19 खिलाड़ियों को प्रति खिलाड़ी 1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया गया है। टीम के मुख्य प्रशिक्षक को 25 लाख रुपए और टीम के प्रशिक्षक और सहायक स्टाफ को 10-10 लाख रुपए की राशि से भी यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 4th स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत भारतीय हॉकी महिला टीम की 19 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की प्रति खिलाड़ी की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। टीम के प्रशिक्षक एवं सहायक स्टाफ को भी 10-10 लाख रुपए प्रति सदस्य उन्हें यहां पर प्रदान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में एकल वर्ग में 4थे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत श्री दीपक पुनिया कुश्ती को 50 लाख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा प्रोग्राम और साफ कहा कि वो खिलाड़ी सिर्फ किसी राज्य के नहीं है, देश के हैं, देश का मान बढ़ाया है, इसलिए सबको पुरस्कृत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वहां से ड्राई फ्रूट्स बहुत एक्सपोर्ट होता था। ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। सब्यसाची की रिपोर्ट देखिए। फूड मार्केट पे खड़ा हूं, आपको दिखा दूं कि आज हम ड्राई फ्रूट के मार्केट में क्यों आए हैं। क्योंकि जब से तालिबान ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, जो मेन रूट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो तालिबान ने बंद कर दिया है। आपको बता दें, कुल 85% जो ड्राई फ्रूट्स है वो इंडिया अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट करती है। तो जो ट्रेड यूनियंस है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ये मानती है कि आने वाले वक्त में जो ड्राई फ्रूट्स की कीमत है वो पूरे देश में बढ़ने वाली है। कुछ दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कौन से वो ड्राई फ्रूट्स है जिनकी कीमतें बढ़ चुकी है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन से वो ड्राई फ्रूट्स है जिनकी कीमत बढ़ चुकी है आज के डेट? सबसे पहले बादाम सबसे ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद में ये अखरोट है, अंजीर है, मुनक्का है, किशमिश है, ये सब चीज़ें हैं अफगानिस्तान से आती हैं। सर, आप कब से अफगानिस्तान से इंपोर्ट करा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स? अफगानिस्तान तो काफ़ी दिन से करवा रहे हैं, लेकिन ये पिछले हफ्ते से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी कीमतें बढ़ सकती है अगर रूट ना खुले तो? हाँ, उम्मीद है। तो दूसरा सर ऑप्शन क्या है, अगर अफगानिस्तान से हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते तो? अब यही है कि यहाँ की जो आइटम है वहाँ की बेचेंगे, जो इंडियन आइटमें हैं। बाकी जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे, नहीं बेचेंगे। बाकी कहीं से अगर जुगाड़ है आने का तो बेचेंगे। जब माल आएगा तो चाहे जितना महंगा हो जाए माल, तो हम दुकान कर रखे हैं तो माल तो बेचना पड़ेगा। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा तो फर्क आएगा। फ़र्क तो आएगा ही आएगा।
जैसे आपने सुना कि ड्राई फ्रूट्स महंगे हो गए हैं, ऐसा दुकानदारों का कहना है। बंगाल का रुख कर लेते हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। चुनाव बाद हिंसा और रेप की घटनाओं की जांच अब सीबीआई के हवाले है। कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। इंडिया न्यूज ने सीबीआई जांच के लिए चलाई थी जबरदस्त मुहिम। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ वो तस्वीरें हैं जब चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा भड़की थी, दूसरी तरफ हाईकोर्ट की ऑर्डर की कॉपी है। यानी ये जो हिंसा हुई थी, पॉलिटिकल हिंसा हुई थी, पोस्ट इलेक्शन हिंसा हुई थी, उसको लेकर कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये स्टेट इसकी जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए सीबीआई को मामला दिया गया है। ममता बनर्जी इससे नाराज है और हो सकता है, माना जा रहा है, क्यों यही लगाया जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो बंगाल में चुनावी हिंसा की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का क्या कहना है, सुनिए। बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर साहब हैं। सर, एक बड़ा सेटबैक है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जहां ये कहा जा रहा है कि भाई सीबीआई इंक्वायरी हो, जो भी वहां पर वारदातें हुई हैं चुनाव के बाद, इसको लेकर। ठीक है, ये तो कोर्ट का फैसला है और राज्य सरकार के पास दो ही विकल्प है, या तो उस फैसले को माने और मानते हुए सीबीआई को ये सौंप देना चाहिए, और नहीं तो उसके खिलाफ से राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। अगर वो फैसले से सहमत नहीं है तो अब तो ये कोर्ट का फैसला है, न्यायालय का फैसला है, तो उस पर ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। सर, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है हमेशा से ही फेडरल स्ट्रक्चर में। आज जो पोस्टपोल हिंसा हुई है उसको लेकर कोर्ट का कहना, और खुद भारत सरकार ने कहा था कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और बीजेपी कह रही थी कि उसके कार्यकर्ता ज्यादा मारे गए हैं बंगाल के अंदर चुनाव के बाद। नहीं, तो अब तो जब एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया और निर्णय आ गया कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो अब तो जो घटना घटी है या जो आरोप प्रति आरोप जो लगाया गया एक दूसरे की तरफ से, वो सब कुछ स्पष्ट होगा, सामने आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।